हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अपने पिछले वीडियो में विजन आईएएस की मासिक पत्रिका की अगस्त वाले महीने की इन्वायरमेंट सेक्शन की जो न्यूज़ थी उसके पहले आर्टिकल आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इस नेक्स्ट वीडियो में आप सबके बीच में इन्वायरमेंट वाले सेक्शन के सेकेंड आर्टिकल लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि निम्नीकरण के बारे में बातचीत करूंगा। तो अगर आप हमारे इस चैनल के नए दर्शक हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करिए और इस चैनल को अधिक से अधिक प्यार दीजिए। तो चलिए हम अपने सेकंड आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। वो सेकंड आर्टिकल है लैंड डिग्रेडेशन से संबंधित यानी भूमि का निम्नीकरण। तो भूमि का निम्नीकरण जो है वो क्यों सुर्खियों में है और क्या है ये इस आलेख में चर्चा की गई है। तो सुर्खियों में क्यों है यानी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक प्रमुख केंद्र अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण एटलस जारी किया गया हाल ही में। यानी इसरो के एक जो प्रमुख केंद्र है उसके द्वारा भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण का मानचित्र जारी किया गया है। इसी वजह से भारत का जो भूमि का निम्नीकरण है वो चर्चित है, चर्चा में आया है। तो भूमि का निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। तो भूमि के निम्नीकरण को मानव जनित जलवायु परिवर्तन सहित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मानव जनित प्रक्रियाओं के कारण परिघटित होने वाली भूमि की स्थिति की नकारात्मक प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे जैविक उत्पादकता, पारिस्थितिकीय अखंडता या मानवीय मूल्यों में से कम एक की दीर्घकालिक कमी या हानि के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी मानव जनित जलवायु परिवर्तन सहित, जलवायु परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एवं मानव जनित। तो मानव जनित जलवायु परिवर्तन सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारी क्रियाएं होती हैं, वो जो हम घटनाएं घटित करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसकी वजह से भूमि की जो हमारी स्थिति है उस पर नकारात्मक रूप से जो प्रभाव पड़ता है उसको हम भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। इसे जैविक उत्पादकता, पारिस्थितिकी अखंडता या मानवीय मूल्यों में से कम एक की दीर्घकालिक कमी या हानि के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी भूमि की या तो भूमि की जो निम्नीकरण की स्थिति तब में मानी जाएगी जब भूमि की जैविक उत्पादकता में क्षति हो या पारिस्थितिक अखंडता उसकी बिगड़ रही हो, यानी उसमें पारिस्थितिकी उसकी जो स्थिति है वो प्रभावित हो रही हो या मानवीय मूल्यों में से कम कोई एक की क्षति हो रही हो। तो वन भूमि में होने वाले भूमि के निम्नीकरण को वन निम्नीकरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी अगर कोई एक भूमि का टुकड़ा है, वहाँ वन क्षेत्र पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो अगर उसमें कोई कमी हो रही है यानी वन को काटा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, आग लग रही है, किसी भी वजह से वन का अगर निम्नीकरण हो रहा है तो उसे भूमि का निम्नीकरण, वन सहित वन का निम्नीकरण कहा जा सकता है। तो शुष्क भू क्षेत्रों, अर्ध शुष्क, शुष्क और उप आर्द्र क्षेत्र में होने वाली भूमि के निम्नीकरण को मरुस्थलीकरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी वो ऐसा कोई क्षेत्र जो शुष्क हो, अर्ध शुष्क हो या शुष्क उप आर्द्र क्षेत्र हो, वहाँ अगर भूमि का कोई कटाव होता है, भूमि के परिपरत में कोई क्षरण होता है या भूमि का निम्नीकरण होता है तो उसको मरुस्थलीकरण के रूप में हम संबोधित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि उपजाऊ जो भूमि है हमारी मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। मान लीजिए कोई ऐसी भूमि है जहाँ खेती हो रही है या वहाँ जहाँ पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे सब काट दिए जाएँ, खेती लायक वो ज़मीन न रहे, बंजर हो जाए, तो उसको हम मरुस्थलीकरण कर सकते हैं। यानी उसकी उपजाऊ भूमि जो है वो मरुस्थल में जब परिवर्तित हो जाए तो उसको भूमि का मरुस्थलीकरण कहते हैं या भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। इसके प्रमुख चालकों में पवन और जलीय पर्दन, यानी भूमि निम्नीकरण होता कैसे है, यानी भूमि मरुस्थलीकरण में कैसे परिवर्तित होती है। तो जो हमारी भूमि की ऊपरी की मिट्टी की परत है वो पवन द्वारा बहा दी जाए, या जलीय पर्दन यानी नदियों में बाढ़ आए, ऊपरी परत बहा के ले जाए, तो ऊपरी परत जब बह जाती है तो उसमें अनुर्वर भूमि हो जाती है, फिर उसमें फसलें नहीं पैदा होती हैं उतना मात्रा में। जल भराव यानी कहीं जल भर जाए तो अब भूमि अपरदित हो जाती है। लवणता यानी किसी मिट्टी में एक लवणता की निश्चित मात्रा होती है, लेकिन अगर क्षारीयता या लवणता बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो उसकी वजह से भी भूमि जो है मरुस्थलीकरण में बदल जाती है। वृहद संचलन, तुषार के कारण भूमि में उभार और विखंडन आदि जैसी प्रक्रियाएं और साथ ही भूमि उपयोग में परिवर्तन, खनन, उत्खनन, पशु चराई, ईंट के भट्ठे, औद्योगिक अपशिष्ट, प्रदूषण आदि जैसी मानवीय
मानव जनित गतिविधियाँ शामिल हैं। यानी जो कोई भूमि है, मान लीजिए एक खेत का टुकड़ा है, उस पर ये सब गतिविधियाँ होती हैं, जहाँ वहाँ खनन करने लगे हम और पशु चराई करने लगे बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा। ईंट के भट्ठे वहाँ हम स्थापित कर दें, औद्योगिक अपशिष्ट वहाँ हम डंप करने लग जाएँ, प्रदूषण फैलाने लग जाएँ, तो वो खेती के योग्य नहीं रह जाती है और वो भूमि अपरदित हो जाती है, मरुस्थलीकरण में परिवर्तित हो जाती है। अब आप समझ लिए भूमि निम्नीकरण, और भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण के प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसको भी तो जानना जरूरी है। यानी एक जो भूमि है, अगर वो निम्नीकरण उसका हो रहा है तो उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हैं। इससे भूमि की उत्पादकता कम होती है, जिससे देशज आबादी, छोटे किसानों आदि की आजीविका के साथ साथ खाद्य सुरक्षा के समक्ष भी संकट उत्पन्न हो जाता है। यानी जब भूमि अपरदित हो जाती है, वहाँ खेती की उत्पादकता कम हो जाती है भूमि की। यानी अगर आप वहाँ 1 kg गेहूँ बोएंगे तो उसकी उत्पादकता अगर पहले अपरदन से पहले या मरुस्थलीकरण से पहले 1 क्विंटल थी, तो अब वो 40 या 45 किलो ही होगी। यानी भूमि की उत्पादकता कम हो जाएगी, और जब उत्पादकता कम होगी तो देशज आबादी जो है, वहाँ की लोकल आबादी है, छोटे किसान हैं, उनकी आजीविका के साथ साथ खाद्य सुरक्षा के संकट भी उत्पन्न होगा। उससे आजीविका क्या होगी, यानी आप अगर 100 kg उत्पन्न हो रहा था वहाँ गेहूँ, 1 kg गेहूँ बोने पर आप सामान्य स्थितियों में 100 kg पैदावार कर रहे थे, तो 50 kg आप खाने के लिए रख रहे थे, 50 kg बेच दे रहे थे, तो उससे पैसा हो रहा था, यानी आर्थिक स्थिति प्राप्त हो रही थी, तो आजीविका का आपको लाभ हो रहा था, खाद्य सुरक्षा भी थी, यानी आप भोजन मनपसंद जो चाहते थे खा सकते थे, आपके पास संसाधन थे, खाद्य सुरक्षा भी थी। तो अब जब भूमि की उत्पादकता कम हुई, भूमि के निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण के कारण, तो खाद्य सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ा, संकट उत्पन्न हुआ। यानी अब 40 ही kg हो रहा है और आपको खाने के लिए कम से कम चाहिए 50 kg, तो 10 kg आप आजीविका का भी नुकसान हुआ और खाद्य सुरक्षा का भी संकट उत्पन्न हुआ। फिर इससे भूमि की जल संचय करने की क्षमता कम जाती है, जिससे जलाभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी हमारी जो भूमि है वो जल को संचित करती है, पानी रिस कर जमीन में जाता है, तो जब जमीन मरुस्थलीकृत हो जाती है या निम्नीकृत हो जाती है, तो उससे उसकी जल को संचय करने की क्षमता में कमी आ जाती है, और जब वो जल को संचय कम कर पाती है तो जलाभाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी ग्राउंड वाटर जब रिचार्ज नहीं होगा, भूमिगत जल भराना नहीं होगा, संचय नहीं कर पाएगी जमीन में खेत, तो वहाँ अगर आप ट्यूबवेल खोदते हैं, कुआँ खोदते हैं, तो पानी वहाँ नहीं मिलता है, या बहुत गहराई में पानी मिलता है, बहुत कम पानी मिलता है, क्योंकि भूमि जो है जल को संचय ही नहीं कर पाती है। फिर इससे वर्तमान सामाजिक तनावों को बढ़ावा और बलात् पलायन को बल मिलेगा। जब खेती वहाँ कम होगी तो भोजन के लिए या आजीविका के लिए तनातनी होगी, और जब वहाँ फसल नई उत्पादकता नहीं होगी तो लोग वहाँ से अन्य क्षेत्रों में पलायन करेंगे, यानी सामाजिक तनाव भी बढ़ेगा और बलात् पलायन को भी बल मिलेगा। ये प्रभाव रहा। अब दूसरा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, जो निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण का है भूमि के, तो इससे पशुजन्य रोगों, जल और खाद्य जनित रोगों तथा श्वसन संबंधी रोगों के लिए उत्प्रेरक दशाएं निर्मित होती हैं। यानी हमारे जो पशु हैं उनमें जो रोग फैलते हैं वो मानवों में फैल जाते हैं, पशुओं में रोग फैल जाते हैं। जल और खाद्य जनित रोग जो हो जाते होते हैं, श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं, क्योंकि जब भूमि अपरदित होती है तो उस पर ऐसी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं आसपास। जैसे मान लीजिए बाढ़ आई, बाढ़ के पश्चात जब नदी में जल स्तर कम हुआ, तो बाढ़ के दौरान जो नदियों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बहा कर लाए गए थे वो जमा हो जाते हैं, तो वहाँ काफ़ी गंदगी हो जाती है, मच्छर उत्पन्न होते हैं, तो उससे रोग भी फैलते हैं, श्वसन संबंधी बीमारियाँ भी होती हैं, तो ये स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और भोजन और जल की आपूर्ति में कमी होती है, जब यानी उत्पादकता कम होगी तो भोजन की आपूर्ति कम होगी, जल भरण की क्षमता कम होगी, यानी जल जल संचय की क्षमता ऊपर मैंने बताया कि कम होगी, तो उससे क्या होगा, आपको पर्याप्त पीने के लिए जल नहीं मिलेगा, उससे कुपोषण का स्तर जोखिम होगा। यानी आप जब कम भोजन खाएंगे तो आपको वो पोषण नहीं मिल पाएगा, तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अब इसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव भी इसका है, उस पर हम बात करते हैं। इसके बाद पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके कारण चरम मौसमी घटनाओं की उत्पत्ति, जैव विविधता की तीव्र क्षति और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में व्यवधान होता है। फिर नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन में योगदान करता है, यानी भूमि का निम्नीकरण वस्तुतः ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और कार्बन सिंक के रूप में भूमि की कार्यकरण की क्षमता को कम करके जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। कि जब भूमि का निम्नीकरण होता है तो उससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, और कार्बन सिंक के रूप में जो भूमि की कार्यकरण की क्षमता है वो प्रभावित होती है। यानी हमारी जो भूमि है वो कार्बन सिंक के रूप में काम करती है। तो अगर भूमि का क्षरण होता है तो कार्बन जो है, जिसको ऑब्जर्व करके भूमि रखी थी, वो वायुमंडल में रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमारा वायुमंडल गर्म होता है और ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि होती है।
हालांकि जलवायु परिवर्तन भी अविरत भूमि निम्नीकरण की कई प्रक्रियाओं की दर और परिमाण में वृद्धि करता है और साथ ही नए निम्नीकरण प्रतिरूपों को भी आरंभ करता है, इसलिए यह एक धनात्मक प्रतिपुष्टि चक्र का निर्माण करता है। ये चक्र आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पवन का परिवर्तित प्रतिरूप, वर्षा की तीव्रता में वृद्धि, उष्मन सूखा वर्षण के प्रतिरूप में परिवर्तन, तीव्र गति से हिम का पिघलना, समुद्री जलस्तर में वृद्धि, वायु अपरदन, जल अपरदन, बाढ़, वनाग्नि प्रजातियों का आक्रमण, काष्ठीय पादप अतिक्रमण, परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र का पिघलना, तटीय अपरदन, समुद्र का लवणीकरण, एल्बिडो परिवर्तन, CH4, CO2 और NO2 का उत्सर्जन, धूल के निर्गमन के कारण विकिरणीय शीतलन, मृदा संरचना और कार्बनिक पदार्थ द्वारा प्रकीर्णन, दबे हुए कार्बन भंडार के निर्मुक्त उर्वरकों पर बढ़ती उत्पादकता। भूमि निम्नीकरण का ये जो चक्र है आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद फिर भारत में भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण की स्थिति क्या है। भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण एटलस के प्रमुख निष्कर्ष। निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण के अधीन क्षेत्र में वृद्धि हुई है लगातार 18-19 के दौरान। 97.85 मिलियन हेक्टेयर भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही थी, यानी 11 और 13 के निष्कर्ष जो हैं उससे 29.77% भूमि जो है निम्नीकरण से गुजरी है, यानी ज़्यादा भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि होती जा रही है समय के साथ। देश में भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी प्रचलित प्रक्रियाएं, जिनमें जलीय अपरदन, उसके बाद वनस्पति निम्नीकरण और पवन अपरदन का स्थान आते हैं। सबसे ज़्यादा जलीय अपरदन से भूमि निम्नीकृत होती है 11.01%। इसके बाद वनस्पति निम्नीकरण से, वनस्पति निम्नीकरण यानी जो जंगली वनस्पतियाँ होती हैं उनकी संख्या में कमी होती जाती है। और पवन अपरदन यानी हवाओं के माध्यम से जो भूमि की सतह को हवा उड़ा कर ले जाती है। फिर राज्यवार निष्कर्ष के रूप में देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान में 23.89% का योगदान है। फिर महाराष्ट्र, गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। फिर भूमि निम्नीकरण से निपटने हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए हैं भाई। कोई समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए कुछ न कुछ हमारे वैश्विक स्तर पर या राष्ट्र के स्तर पर किया जाता है। तो राष्ट्र के स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, चलिए उसको हम देखते हैं। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन, UNCDD। यह वर्ष 1994 में स्थापित पर्यावरण और विकास को संधारणीय भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता, यानी एकमात्र विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता, यानी इस समझौते में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो देशों पर लीगली रूप से बाइंडेड होंगे, यानी विधिक रूप से बाध्यकारी होंगे, यानी उनको मानना ही पड़ेगा। तो UNCCD के अधीन कौन सी पहले आरंभ हुई। UNCCD एक संगठन है जो वैश्विक स्तर का एक संगठन है और उसका यही कार्य है कि ये इसलिए स्थापित किया गया कि पर्यावरण और विकास को संधारणीय भूमि प्रबंधन से जोड़ा जाए और भूमि के निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर सभी देश मिलकर प्रयास किए करें। तो उसके अधीन जो UNCCD के अधीन पहले हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहला है भूमि निम्नीकरण तटस्थता लक्ष्य निर्धारण कार्यक्रम, यानी लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट सेटिंग प्रोग्राम, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय भागीदार देश हैं UNCCD के, इसके सहयोग के साथ इच्छुक देश जो हैं उनकी राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया में सहायता हो, यानी ये हर राष्ट्र एक लक्ष्य निर्धारित करें कि भूमि के निम्नीकरण को रोकने के लिए हम अपने देश में ये लक्ष्य बनाते हैं, इसको पूरा करेंगे और प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। फिर अगला है भूमि निम्नीकरण तटस्थता कोष। इसे आधिकारिक तौर पर चीन के आर्डोस में UNCCD के पक्षकारों के 13वें सम्मेलन में गठित किया गया था, यानी हर साल उनका एक सम्मेलन होता है। तो 13वां जो सम्मेलन हुआ COP13, तो COP13 जो है UNCCD का COP13, UNFCCC का वो सम्मेलन जो नहीं है वो होता है, वो नहीं, ये सम्मेलन है UNCCD का COP सम्मेलन। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी पक्षकारों का सम्मेलन। उसमें ये कोष गठित किया गया। यह कोष अपनी तरह का पहला निवेश साधन है जो संधारणीय भूमि परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी जुटाने के लिए सार्वजनिक धन का लाभ उठाता है। यानी इस कोष में जो भूमि है उसके निम्नीकरण को रोकने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं, भूमि जो परियोजनाएं शुरू की जाती हैं उसके लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है उसके लिए धन जुटाता है ये भूमि निम्नीकरण तटस्थता कोष। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है ग्लोबल लैंड आउटलुक। यह UNCCD सचिवालय का रणनीतिक संचार मंच और संबद्ध प्रकाशन है जो मानव कल्याण हेतु भूमि की गुणवत्ता संबंधी केंद्रीय महत्व को प्रदर्शित करता है। फिर नेक्स्ट है लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम। इसे चांगवोन पहल हिस्से के रूप में 2011 में UNCCD COP10 के
2010 में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि के निम्नीकरण के साथ साथ मरुस्थलीकरण संबंधी चुनौतियों का समाधान करना और सूखे का शमन करना है। यानी ये जो पहले हैं UNCCD के अधीन प्रारंभ की गई पहले हैं। अन्य पहलों में बान चैलेंज है, 2011 में जर्मनी की सरकार और IUCN द्वारा आरंभ किया गया था। इसके तहत 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर और वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और निर्वनीकृत भूदृश्य को पुनर्स्थापित करने का वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस बान चैलेंज में जो जर्मनी की सरकार और IUCN द्वारा प्रारंभ किया गया था 2011 में, उसमें 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर और 30 तक 350 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है, यानी निम्नीकृत और निर्वनीकृत भूदृश्य, यानी जहाँ निर्वनीकृत यानी जहाँ वन थे और अब वन नहीं रह गए, भूमि वनों से रहित हो गई है, उसको पुनर्स्थापित करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया और एक टारगेट बनाया गया कि 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर की जो भूमि है वहाँ वनों को लगाया जाएगा और जो भूमि का निम्नीकृत स्तर है उसको पुनः अपने मूल स्वरूप में लाया जाएगा। इसके लिए हर देश प्रतिबद्धता व्यक्त किया, भारत भी उसमें शामिल है। भारत ने भी अपने देश में 2030 तक 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि को निम्नीकृत और निर्वनीकृत भूमि को पुनर्स्थापित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। फिर भूमि के निम्नीकरण में कमी करने संबंधी वैश्विक पहल है। इसमें G20 सदस्य देश हैं, वो अपने स्तर पर नीतियां बनाते हैं और उसके सभी सदस्य देश भूमि निम्नीकरण का निवारण करते हैं, उसे रोकते हैं और प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार करने हेतु विद्यमान रूपरेखा के कार्यान्वयन को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। और निम्नीकरण और वनीकरण को रोकने और उत्सर्जन को कम करने के लिए एक पहल है REDD+, यानी रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, REDD+। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों द्वारा विकसित एक व्यवस्था है, यानी एक संगठन है UNFCCC। इसके जो पक्षकार सदस्य देश हैं वो सभी मिलकर एक पहल शुरू किए हैं, उसका नाम है REDD+, यानी रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी निर्वनीकरण और निम्नीकरण से होने वाले जो उत्सर्जन है, यानी जब भूमि का निम्नीकरण होता है और निर्वनीकरण होता है, यानी उससे पेड़ पौधों को समाप्त किया जाता है, भूमि से हटाया जाता है, तो उसके जो प्रभाव होते हैं उस प्रभाव को कम करने के लिए UNFCCC के जो पक्षकार हैं वो एक व्यवस्था लेकर आए हैं, जिसे REDD+ का नाम दिया गया है। यह विकासशील देशों को वनीकृत भूमि से होने वाले उत्सर्जन में कमी करने और संधारणीय विकास की दिशा में निम्न कार्बन माध्यमों से निवेश करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करके वनों में संग्रहित कार्बन के लिए वित्तीय मूल्य का सृजन करते हैं। ये राष्ट्र क्या करते हैं कि वनीकृत भूमि में होने वाले उत्सर्जन में कमी करने, यानी जो भूमि है हमारी उससे जो उत्सर्जन होता है उस उत्सर्जन को कम करते हैं और संधारणीय विकास की दिशा में निम्न कार्बन माध्यमों में निवेश करते हैं और संग्रहित कार्बन के लिए वित्तीय मूल्य का सृजन करते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, भूमि के निम्नीकरण से निपटने के लिए भारत द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। अभी तो ये वैश्विक प्रयास हो गए थे, अब भारत द्वारा प्रयास क्या किए गए हैं, तो उसमें UNCCD का भारत पक्षकार है, यानी यूनाइटेड नेशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो भारत भी इसका एक पक्षकार है। इस प्रकार भारत ने इस अभिसमय की पहल भूमि निम्नीकरण तटस्थता रणनीति के भाग के रूप में वर्ष 2030 तक भूमि निम्नीकरण तटस्थता लक्ष्यों के प्रतिबद्धता व्यक्त किए। ऊपर मैंने बताया कि भारत भी 2030 तक अपना जो 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि है उसको निम्नीकृत और निर्वनीकृत भूमि को पुनर्स्थापित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त किया है। अब भारत द्वारा इसको कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई है। इसके यानी क्या प्रयास है, तो पहला हो गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, फिर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फिर नेक्स्ट स्टेप प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी अभी तक जो सिंचाई की योजना है उसमें क्या है कि हर फसल को अधिक बूंद मिले, यानी अधिक से अधिक फसलों को पानी मिले, उसके लिए एक योजना है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। आज जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में संधारणीय भूमि प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी भूमि के क्षरण को रोका जा रहा है और मरुस्थलीकरण को रोका जा रहा है भारत में। फिर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वन नीति 1988 में और तत्पश्चात 1990 में संयुक्त वन प्रबंधन ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट संबंधी दिशा निर्देशों के माध्यम से सहभागी वन प्रबंधन संबंधी हस्तक्षेप का समेकन किया। यानी जलवायु देश की जो सरकार है, मंत्रालय है, समय समय पर नीतियाँ बनाता रहता है। तो 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लाया, इसके पश्चात 1990 में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी संयुक्त वन प्रबंधन दिशा निर्देश आया। इसके माध्यम से सहभागी वन प्रबंधन पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट संबंधी हस्तक्षेप, यानी इसमें क्या है सहभागी वन प्रबंधन में कि एक सभी लोग मिलकर योगदान दें वन के प्रबंधन में। तो यह वस्तुतः वन प्रबंधन में वन विभाग और स्थानीय समुदाय दोनों को शामिल करने वाली सफलता, यानी
अगर गवर्नमेंट चाहे, सरकार कोई काम चाहे कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें, तो अकेले जितनी भी उसकी मशीनरी है वो अपने दम पर नहीं कर सकती, जब तक कि उसमें स्थानीय समुदाय शामिल हो। आपके गांव में कोई जंगल या सरकार की जंगली भूमि है, वहाँ के पेड़ पौधों की सुरक्षा 2 फॉरेस्ट गार्ड मिलकर तो नहीं कर सकते हैं। अगर जनता सहयोग नहीं देगी तो 4-6 साल में वहाँ पूरा समतल हो जाएगा, जंगल जिस तरह से लोग काटते हैं। तो अगर समुदाय भी चाह ले कि हमें प्रकृति से उतना ही लेना है जितना हम की ज़रूरत है, हमें जितने की ज़रूरत है उतना ही यूज करना है, और अनावश्यक जंगलों को साफ नहीं करना है, तो जब सहभागी वन प्रबंधन होगा तो समुदाय और सरकार यानी वन विभाग दोनों मिलकर जब कोई काम करेंगे तो उसका ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज द्वारा वन क्षेत्रों के विकास के लिए 3 प्रमुख योजनाएं लागू की गई। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम योजना, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, और वनाग्नि निवारण और प्रबंधन योजना यानी फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। ये कहते हैं कि जब जंगलों में आग लग जाती है उससे भी बहुत सारी वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं और भूमि का निम्नीकरण होता है, तो इसको भी रोकने के लिए वनाग्नि निवारण और प्रबंधन योजना लाई गई। वनीकरण कार्यक्रम लाए गए। एक समय गांव में हम लोग जब बचपन में देखा करते थे तो सरकार बहुत बड़े स्तर पर पेड़ पौधे लगवाती थी। गांव पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायत में पौधे आते थे और बड़े स्तर पर जो सरकारी जमीन होती थी खाली, वहाँ वनीकरण कार्यक्रम अपनाया जाता था, जो अब भी चालू है। फिर आगे की राह में क्या है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ और सुधार, वे फॉरवर्ड इसे बोलते हैं। तो निम्नलिखित उपाय भूमि निम्नीकरण के मुद्दे से निपटने में सहायता प्रदान करते हैं। भूमि निम्नीकरण के समाधान हेतु स्थानीय और देशज ज्ञान का उपयोग करना। यह स्थानीय रूप से उपयुक्त कार्यवाही को आरंभ करने, लागू करने, अनुकूलित करने और बढ़ावा देने में सहायता कर सकता है। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे गवर्नमेंट अपने स्तर पर बहुत सारी वैज्ञानिक उपाय करती है, लेकिन देशज जो नॉलेज होता है हमारा, वो भूमि निम्नीकरण को रोकने में बहुत सफल होता है। जैसे कई राज्यों में आप देखते होंगे कृषि करने का उनका जो तरीका होता है वो इतना शानदार होता है कि जब बारिश होती है तब भी भूमि अपर्दन नहीं होता है, पवन अपर्दन के दौरान भी भूमि का बहुत ज़्यादा अपर्दन नहीं होता है। उनकी जो उपयोगी नॉलेज है या उनका ज्ञान है उसको उपयोग करते हुए भूमि निम्नीकरण को रोकना ये किया जा सकता है। और कृषि वानिकी को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कृषि वानिकी को अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के विकास और व्यवस्था करके मूल्य समर्थन साधन और प्रणाली, नीतिगत और संस्थागत हस्तक्षेप के माध्यम से आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प बनाने की व्यवस्था। यानी कृषि वानिकी यानी जब आप देखते होंगे गांव में कि लोग बगीचे लगाते हैं और कुछ ऐसे फसलों की खेती करते हैं जिनमें आसपास पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, तो कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी कृषि वानिकी के थ्रू पेड़ पौधे लगेंगे तो इससे भूमि का निम्नीकरण नहीं हो पाएगा। फिर कृषि संबंधी पद्धतियों में सुधार करने की ज़रूरत है। यानी कुछ ऐसी पद्धतियाँ होती हैं जिसके माध्यम से आप अपर्दन को, मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं। प्रदूषण आज के माध्यम से जो भूमि निम्नीकरण है उसको कम कर सकते हैं। तो उसमें कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं कि अवशेषों का प्रतिधारण और कम जुताई, जुताई रहित पद्धति। कभी कभी होता है कि जुताई के माध्यम से भूमि की ऊपरी सतह को उलट कर दिया जाता है, जिससे बारिश में वो सतह बह जाती है। तो जुताई हो, कम हो, और अवशेष जो हैं कृषि के अवशेष उसको वहीं निपटा दिया जाए, उनका वहीं उचित निपटान कर दिया जाए, प्रतिधारण कर दिया जाए, तो इससे भूमि का निम्नीकरण नहीं होता। जैसे बारिश होती है तो अवशेष, जैसे ऊपर से आप पुआल बिछा दें तो मिट्टी का कटाव नहीं होता है और पुआल वहीं गलकर खाद के रूप में बदल जाती है, तो ये पद्धति हो सकती है। फिर एक है स्थानीय रूप से अनुकूलित किस्मों का उपयोग करना। जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसी किस्में या कुछ ऐसी पद्धतियाँ होती हैं जो स्थानीय रूप से होती हैं, उसी तरह किस्में होती हैं कि आप जैसे पंजाब में देखें कि पंजाब में गेहूँ की ज़्यादा खेती होती है और चावल की, तो उसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और अधिक मिट्टी का कटाव भी वहाँ होता है। तो एक ये होता है कि स्थानीय पद्धतियों में आप देखते होंगे कि गेहूँ के साथ सरसों बो दिया जाता है, यानी एक फसल के साथ 2-3 फसलें हो जाती हैं। तो उससे ये स्थानीय रूप से जो किस्में होती हैं उनके उपयोग करने से भूमि क्षरण कम होता है। फिर अंतर सस्यन और फसल चक्रण, इसमें क्या होता है, एक ही साल में एक ही फसल न लेके बार बार 2 से 3 फसलें ली जाती हैं और उसमें बदलाव होता है, फसल चक्रण होता है। यानी इस साल गेहूँ बोया है तो अगले साल धान की खेती हो गई, इसके बाद उसमें अरहर की खेती हो गई या अन्य फसलें ली जाती हैं, जिससे मृदा क्षरित नहीं होती है, उसमें उर्वरापन बना रहता है। फिर नेक्स्ट है भूमि को आच्छादित करने वाली फसलों की खेती। मुख्य मौसमी फसलों के मध्य उगाई जाने वाली हरी खाद वाली फसलें, अंतर्वर्ती जायद फसल, कुछ जायद की जो फसलें होती हैं, सब्जियां बीच में आप उगा देते हैं, हरी खाद वाली जो फसलें होती हैं उसको आप उगा सकते हैं, इससे भूमि को ये आच्छादित करती हैं। फिर एकीकृत मृदा उर्वरता प्रबंधन ये अपनाया जा सकता है। फिर भूमि सुधार कार्यक्रम,
भूमि सुधार कार्यक्रमों के तहत वृक्षारोपण कर सकते हैं हम। वनीकरण रेत और पवन अपर्दन में कमी करने वाली हरित दीवारों के रूप में कार्य करते हुए मरुस्थलीकरण से संबद्ध चरम मौसमी दशाओं में कमी करने में सहायता करते हैं। यानी वृक्षारोपण और वनीकरण जो होते हैं पवन अपर्दन को भी रोकते हैं। मान लीजिए खुली भूमि में जब बहुत तेज़ी से हवा बहती है तो अधिकांश मिट्टी अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, लेकिन अगर वहाँ वृक्ष हैं, वन है, तो एक हरित दीवार के रूप में ये काम करते हैं और वहाँ भूमि अपर्दन नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए अफ्रीकी संघ द्वारा 2007 में महान हरित दीवार यानी ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव बनाई गई, जिसमें अफ्रीका का निम्नीकृत भूदृश्य पुनरुद्धार करने और निम्नीकृत साहिल क्षेत्र का रूपांतरण करने हेतु एक पहल अपनाई गई। यानी वहाँ एक हरित दीवार, अब हरित दीवार कोई भवन नहीं है, ये पेड़ पौधों का एक क्षेत्र है। यानी लगातार एक एरिया में बहुत दूरी तक पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं जहाँ वहाँ भूमि क्षरित हो रही हो, तो जब हवा या बाढ़ आती है तो वहाँ मिट्टी का अपर्दन नहीं होता है। तो ये पहल अपनाई जा सकती है। फिर संधारणी वन प्रबंधन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें कास्ट रेशा बायोमास और गैर कास्ट संसाधन प्रदान करने की दिशा में लक्षित सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट द्वारा समुदायों के लिए दीर्घकालिक आजीविका प्रदान की जा सकती है। वनों का गैर वन उपयोगों, बस्ती फसलों आदि में रूपांतरण संबंधी जोखिमों को कमी की जा सकती है। भूमि की उत्पादकता बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार यह भूमि निम्नीकरण संबंधी जोखिम को कम कर सकता है। यानी संधारणी वन प्रबंधन में क्या है कि हमारा जो वन है उसको हम आने वाली पीढ़ी को भी सौंपें और अपना उतना ही उपयोग करें। जैसे कुछ लोग वनों का उपयोग करते हैं अपने लिए, बस्ती के लिए, फसलों के लिए, आज जो हमारी भूमि का या मिट्टी का उपयोग करते हैं, वनों का उपयोग करते हैं, तो उसका संधारणी उपयोग करें, सस्टेनेबल उपयोग करें, जिससे आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित न हो और हमारी भी ज़रूरत पूरी हो सके। तो ये उपाय अपनाए जा सकते हैं। अब निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं कि गुजरात के कच्छ केरन में बन्नी क्षेत्र में घास भूमियाँ विकसित करके भूमि का पुनरुद्धार किया जाता है। यानी आप उदाहरण देखिए कि कोई एक खेत है जहाँ घास नहीं है, समतल सिर्फ मिट्टी है, तो वो बहुत तेज़ी से प्रभावित होती है। वनीकरण मतलब निर्वनीकरण वहाँ होता है, यानी अगर वहाँ बाढ़ आई तो ऊपरी परत बह जाती है। पवन अपर्दन वहाँ काफ़ी तेज़ी से होता है, लेकिन अगर वहाँ घास भूमि है तो अपर्दन रुक जाता है। तो गुजरात के कच्छ का जो रण है वहाँ बन्नी क्षेत्र है, एक गुजरात के कच्छ के रण में वहाँ की जो भूमि है उसमें घास भूमियाँ विकसित करके पुनरुद्धार किया गया है। इससे भूमि निम्नीकरण तटस्थता प्राप्त करने में सहायता मिली है। साथ ही यह पशुपालन को प्रोत्साहित कर पशुचारण गतिविधियों और आजीविका में भी सहायता प्रदान करता है। यानी अगर घास भूमि आप विकसित करेंगे तो पशुपालन भी होगा वहाँ और पशु चराई भी होगी, तो उससे पशुओं से जो सामग्री प्राप्त होती है उससे आपकी आजीविका में भी वृद्धि होगी, खाद्य सुरक्षा भी आपकी बढ़ेगी। फिर यह प्रयास दर्शाता है कि कैसे भूमि का पुनरुद्धार द्वारा उत्तम मृदा स्वास्थ्य, बेहतर भूमि उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और बेहतर आजीविका का सतचक्र आरंभ हो जाता है। तो मित्रों, ये रहा सेकेंड आर्टिकल लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। तो मेरे हिसाब से आप इस आर्टिकल को पढ़ें समझेंगे जब, यानी भूमि जो है लैंड डिग्रेडेशन, इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम अगले नेक्स्ट टॉपिक जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के बारे में बातचीत करेंगे। तो इस चैनल के अगर आप नए दर्शक हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करिए ताकि नए नए वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें, और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए। आपने प्यार से देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।